Hello everybody, this is me लव सिंह एंड हम पढ़ रहे हैं CDS पॉलिटी एंड इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बेसिक स्ट्रक्चर। सो इतने सारे चैप्टर्स करने के बाद अब हम फाइनली आ पहुँचे हैं अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहली बात तो यार ये। ठीक है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, हमारा पार्लियामेंट कैसा है और उसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, क्या डीमेरिट्स हैं, दूसरे देशों में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अगेन उन गवर्नमेंट्स के क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। और इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CDS में सवाल बनता है। ठीक है, तो CDS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम देखेंगे थोड़े टाइम में कैसे क्या है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके आते ही सबसे पहले सवाल CDS में जो पूछा जाएगा वो है आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 और 75 जो है ना, ये हमारे डील करते हैं किससे? ये हमारा डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम एट दी सेंटर लेवल। ठीक है, सेंटर यानी यूनियन लेवल पे। और आर्टिकल 163 एंड 164 जो है हमारे, ये डील करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम एट दी स्टेट लेवल। ठीक है, याद रहेगा 74 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर पे देखते हैं और 163 और 164 स्टेट लेवल पे देखते हैं। तो अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये माइंड में आती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? हमारे लेजिस्लेटिव को। ठीक है, तो हमारी जो लेजिस्लेटिव है उसको हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये क्या है बेसिकली, इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन समझा दी मैंने, जिसमें ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जिसमें जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव को, उसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं। इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है? तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट जो हम 4 देखेंगे वो है इंडिया। एक तो ऑब्वियसली इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर ब्रिटेन में है, क्योंकि हमने ये लिया ही ब्रिटेन से है। फिर ये है जापान में एंड कनाडा में। तो ये 4 कंट्रीज हैं जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चूज किया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम चूज क्यों नहीं किया? उसके हमारे पास 3 से 4 कारण थे। ठीक है, पहली बात तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने कहा कि हम ऑलरेडी इस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इससे फेमिलियर है। ठीक है, हम इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो हमें दूसरी चीज़ों पे क्यों भटकना। ठीक है, फिर जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेती है।
ठीक है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, हमने पढ़ा ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं भी पढ़ेंगे, बट इस बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया कि जब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव को, और दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक है। इस वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है। पहला हम फेमिलियर है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, तीसरा जब एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव पे और बेसिकली इंटरडिपेंडेंसी का कंसेप्ट आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। और चौथा देखा गया कि हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी है उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। काफी डाइवर्सिटी होने के कारण हमें जो रिप्रेजेंटेशन रखना था वो काफी वाइड रखना था, मतलब हर समुदाय, जाति और रेस के लोग रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा। अब आगे चलते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं। तो पहला फीचर है डुअल एग्जीक्यूटिव। इससे क्या मतलब है? तो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें दो तरह के हेड्स हैं, एक है हेड ऑफ स्टेट HOS और दूसरा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इनको नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, इनको एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है। तो इस वजह से डुअल एग्जीक्यूटिव है हमारा जो पहला फीचर है। दूसरा मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी कि वो पार्टी लोकसभा में जिसने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करी है, यानी मेजॉरिटी जीती है, वो एक तो पहली बात है रूल करती है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट बनाती है। और इस वजह से ही ये चूज करती है, ये जो पार्टी लीडर होता है, मतलब लोकसभा में जो पार्टी जीती है ऑब्वियसली उसमें जो लीडर है वो लीडर बनता है क्या? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे PM हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। वो लोकसभा के मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं और जो लीडर होते हैं उनको PM बनाया जाता है और अपॉइंटमेंट देते हैं हमारे प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कि ये हमारा दूसरा मिनिस्टर बनेगा तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा। सो ये हो गया मेजॉरिटी पार्टी रूल। डुअल एग्जीक्यूटिव समझा दिया। अब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी लोकसभा है इसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ठीक है। एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेटर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कहा जाता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए लोकसभा में और वो प्रूफ भी हो जाए तो सरकार गिर जाती है। इस वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ऑब्वियसली अगर जो पार्टी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर रही है और चुन के आई हुई है, सरकार बना रही है, बेसिकली गवर्नमेंट बना रही है, तो भैया उसकी एक आइडियोलॉजी होगी। उसके जो पार्टी मेंबर्स हैं या जो भी उसके लीडर्स हैं या जो भी मिनिस्टर्स बन रहे हैं पार्टी मेंबर्स हैं, पूरी पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल होमोजेनिटी मेंटेन होती है उससे। फिर डबल मेंबरशिप, इसका क्या मतलब है? भैया जब आप चुन के आए तो आप पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, तभी तो मिनिस्टर बन सकते हो। हालांकि हमारे संविधान में एक और वो प्रावधान है इसका, आप मिनिस्टर बन जाओ लेकिन 6 महीने के अंदर विदिन 6 months आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा।
कहीं से ऑब्वियसली चुनाव लड़ोगे तभी चुनाव जीतोगे, तो आपको 6 महीने का समय मिल जाता है। फिर आ जाता है आपका लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है क्या, कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। ये हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था ना, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रोरोग, सम्मन। फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वही सिमिलर है। फ्यूजन ऑफ पावर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेटिव को। तो यहाँ पे एक बेसिकली एक कंडीशन बन जाती है इंटरडिपेंडेंसी की, इंटरडिपेंडेंसी की। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। और फ्यूजन ऑफ पावर्स यानी दो लोग मिलके कलेक्टिवली एक साथ आ रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का फ्यूजन हो रहा है। इसके अलावा एक फीचर और है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए उसको पढ़ना जरूरी है। वो है क्या, सीक्रेसी। जो भी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो ओथ लेते हैं। उनकी ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है, उनकी ओथ एडमिनिस्टर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अब जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर ली है, तो हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की भी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, अमेरिका का। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम है, यही एग्जीक्यूटिव भी है, यही लेजिस्लेटिव भी है। तो यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है जो है प्रेसिडेंट है, वहां पे डुअल एग्जीक्यूटिव था। हेड ऑफ स्टेट हमारे थे प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट थे हमारे पीएम, ठीक है। तो इस वजह से डुअल एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ सिंगल एग्जीक्यूटिव है, जो है प्रेसिडेंट ही है। जो हमारा प्रेसिडेंट है बेसिकली यहाँ पे इन दोनों का चुनाव अलग होता है, इलेक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, इलेक्शन कैसे क्या होता है इनका। देन जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेटिव को। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी की बात की थी क्योंकि वहां पे पूरी एक पार्टी चुनकर आ रही थी, तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती थी। यहाँ पे कोई वो पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होती, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो अपने कुछ मेंबर्स चुनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के थ्रू रूल करता है जो हमारा प्रेसिडेंट है यहाँ पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट। और किचन कैबिनेट क्या है, बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है, और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है। और प्रेसिडेंट कुछ अपने खास एक्सपर्ट लोगों को इस एडवाइजरी बॉडी में लेके आता है, जिसे वो कभी भी हटा भी सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपर्ट लोग आते हैं, वो एडवाइजर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, उनके थ्रू प्रेसिडेंट अपने डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देन सिंगल मेंबरशिप होती है, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट किसी को भी चाहे, जैसे मैंने बताया कि एडवाइजरी बॉडी होती है तो वो कभी भी हटा भी सकते हैं। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो पूरा कंप्लीट करेगा ही करेगा, ठीक है, इसमें कोई डिसोल्यूशन वाला चक्कर नहीं होता। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पे जुडिशरी अलग होता है भैया, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन अलग अलग हो रहा है, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग बॉडी है, तो यहाँ पे पावर सेपरेशन रहता है, किसमें, लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, तीनों अलग अलग होता है। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती हैं? तो एक तो हो गई हमारी यूएसए का तो मैंने क्लासिक एग्जांपल दे दिया। फिर हो गई हमारी ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के बाद हो गई हमारी श्रीलंका, फिर हमारी हो गई रशिया,
जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कंट्रीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कंट्रीज दे रखी होंगी, उसमें किसी एक का नाम दे दिया होगा, यूएसए, ब्राज़ील, श्रीलंका, रशिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये जो चीज़ है, फीचर्स तो ख़त्म हो गए, बट एक चीज़ जो रह रही है वो ये है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के देखें तो इसके भी कुछ मेरिट्स है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखो अगर, तो इसके कुछ मेरिट्स है। तो इसका पहला मेरिट क्या है, इसमें जो हार्मनी रहती है, किसमें, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट है। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है, क्योंकि मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिर क्योंकि एक वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, हर जगह से लोग चुन के आते हैं लोकसभा में, तो किसी एक का राज नहीं चलता, और प्लस रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइड हो जाता है, तो प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है किसी एक का रूल नहीं चलता है। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स मिल के एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, तो किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं है। फिर यहाँ पे ओपोजिशन भी होती है, हर समय अवेलेबल, ये इसका एक और मेरिट है। अब अगर डीमेरिट की बात की जाए, डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी होने चाहिए। हाँ, तो पहला भैया अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट ये क्या होती है, कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो सकता है, और हमने देखा है कितनी बार सरकारें गिरी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी है, देन चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। फिर नो कमिटमेंट टू पॉलिसीज। नो कमिटमेंट टू पॉलिसीज का क्या मतलब है, नो कमिटमेंट टू पॉलिसीज का मतलब है कि एक सरकार ने अपनी नीतियां बनाई, अपनी पॉलिसीज बनाई, दूसरी सरकार आई, उसने उस नीतियों को खारिज कर दिया, उसने अपनी खुद की नीतियां बनाई, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं आती है पॉलिसीज में। ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारा एक बेसिक फीचर है, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्ट होता है यानी सेंस, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है लेजिस्लेटिव को, तो जो हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसको हमने बेसिक फीचर करार दिया गया है, उसके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्ट होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा डीमेरिट मुझे लगता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। ठीक है, हमने अपने नेता को चुन तो लिया, लेकिन वो नेता कैसे हैं, उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, किसी भी सत्ता चलाने का स्पेशलाइजेशन नहीं है कि हाँ वो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो, या उन्होंने बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रखी हो, या किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो, या किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ये नहीं है। इस वजह से जिनको हम चुनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट ही हो, या नीतियाँ बनाने में बहुत उस्ताद आदमी हो। यहीं पे अब प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं और कुछ मेरिट्स हैं। तो पहले मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या क्या है, पहला तो है कि स्टेबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट बन गया, जैसे मैंने अमेरिका के केस में बताया, प्रेसिडेंट बन गया तो अपना वो पूरा टेन्योर कंप्लीट करेगा, या अनटिल वो कोई बहुत ही ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ना कर दे। ठीक है, तो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। फिर जैसा भी मैंने बताया कि इसमें जो प्रेसिडेंट है वो अपने एक्सपर्ट्स को अपनी एडवाइजरी बॉडी में रखता है, तो एमेच्योर गवर्नमेंट नहीं होती है, एक एक्सपर्ट गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर लेजिस्लेशन अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, जुडिशरी अलग होती है, तो सेपरेशन ऑफ पावर भी है। और चौथा कि जो पॉलिसीज आती है ना, वो पॉलिसीज जो बनती हैं वो डेफिनेट होती हैं, यानी कि दूसरा आता है तो उनको कंटिन्यू भी करता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि डिसकंटिन्यूएशन हो। राइट, सो ये हो गए इसके मेरिट्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। डीमेरिट्स क्या हैं,
डीमेरिट्स वही है कि जो वहाँ पे हारमनी थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों में बहुत पटरी खाती थी, यहाँ पे हारमनी नहीं है। ठीक है, दोनों में काफ़ी बहसबाजी होती है, तब जाके एक पॉलिसी बनती है। फिर वहाँ पे क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। यहाँ पे प्रेसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कहाँ, किसको, कांग्रेस को। कांग्रेस बेसिकली वहाँ की पार्लियामेंट को कह लो कि वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर जो है प्रेसिडेंट अपने ही बंदों को लेके आता है, तो उससे एक्सपर्टीज तो आ जाती है, बट जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत छोटा होता है, नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि बहुत लोग हर जगह से चुन के नहीं आ रहे होते हैं। प्रेसिडेंट अपनी एडवाइजरी अपने किचन कैबिनेट में अपने एक्सपर्ट लोगों को बिठाता है। फिर प्रेसिडेंट ही सोल रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तरह से ऑटोक्रेसी सी बन जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में कंसंट्रेटेड है, प्रेसिडेंट के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसमें जो कंट्रीज आती थी वो होती थी इंडिया, कनाडा, जापान, ब्रिटेन। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज किया वो भी मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में। बट इसके बावजूद भी कुछ डिफरेंस है। हमने ब्रिटेन से लिया जरूर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला क्या, पहला जो ब्रिटेन है वो तो भैया मोनार्किकल नेचर फॉलो करता है, यानी जो क्वीन है ना वहां पे वो हेड है। यहाँ पे हेड कौन है, यहाँ पे हेड है हमारे प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो क्वीन है ये आपका हेरिडिटी सिस्टम चला आ रहा है ना। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है प्रॉपर, तो ये डिफरेंस है। फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसका क्या मतलब है? डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का ये मतलब है कि भैया ब्रिटेन में जो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर वो है पार्लियामेंट। उनका पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, यानी उसने जो कानून बना दिया वो पास हो गया तो वो सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का राइट तो है, बट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है जो जुडिशियल रिव्यू जिसके पास फीचर है, और वो इसको नल एंड वॉइड भी करार दे सकती है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है। फिर ब्रिटेन में क्या सिस्टम है भैया कि जो तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना वो हमेशा ब्रिटेन में दो तरीके के वो हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है पार्लियामेंट में। ठीक है। तो ब्रिटेन में दो चीजें हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स कुछ नहीं है, लोकसभा है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? राज्यसभा, या लोअर हाउस कह लो इसको और इसको अपर हाउस कह लो। ठीक है, ये है। तो जो ब्रिटेन में जो पीएम है वो हमेशा कहाँ से आएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि लोअर हाउस से आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है? इंडिया में जो पीएम है वो किसी भी हाउस से आ सकता है, यानी राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आ सकता है। फिर हमारे यहाँ जो उनके यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ही मिनिस्टर बन सकता है। हमारे यहाँ मिनिस्टर बन सकता है और 6 महीने के अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, है ना। 6 महीने तक उसके पास समय है। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारे यहाँ मिनिस्टर बन सकता है, बाद में 6 महीने के अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है। वहां पे ब्रिटेन में जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं ना, मान लो कोई एक एक्ट आया तो उस एक्ट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको साइन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वहां पे उनके सबके साइन होते हैं। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो जब एक्ट पास करते हैं तो उनमें मिनिस्टर्स के साइन नहीं होते, तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है।
समझे, ये डिफरेंस है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होता है, इंडिया में नहीं होता। तो शैडो कैबिनेट क्या है, जैसे कि एक रूलिंग पार्टी है वैसे ही सेम एक ऑपोजिशन भी, जितने भी पोजीशंस होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऑपोजिशन भी बनाती है कि जस्ट इन केस अगर पार्टी गिरी यानी रूलिंग पार्टी गिरी तो ये ऑपोजिशन पार्टी, शैडो कैबिनेट बोलते हैं जिसे, ये रूल करने लगती है। इंडिया में कोई शैडो कैबिनेट जैसा कंसेप्ट नहीं है, इंडिया में शैडो कैबिनेट जैसा सिस्टम नहीं है। इसके साथ यार ना हमारा चैप्टर तो हो गया है ख़त्म, और आई होप आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम काफ़ी क्लियर हो गया होगा। चीज़ें एक दो बार वीडियो देखोगे, इसको 1.5x पे लगा लेना या 2 पे भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट 1.5 पे लगा लेना और अच्छे से समझ में आएगा, तुम जल्दी रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे नोट्स। ये सारे नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ और काफ़ी हाई क्वालिटी इनरिच्ड मटेरियल, ठीक है। तो इसी के साथ परेशान वगैरह मत हो यार, सिलेबस आराम से कवर कर लेंगे। एक मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको 88 डे प्लान के बारे में बताया था ना, तो उस 88 डे प्लान को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो तो करो। मैंने आपको एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करी हुई है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस यही है यार, पढ़ते रहो, परेशान मत हो, जीते हो ही तुम लोग। चलो यार, देन विद दिस सायोनारा, बाय बाय।